तो वो चीज़ लोग कर रहे थे, तो उनसे कंपेयर करते हैं, सभी फैमिली वाले कंपेयर करते हैं कि भाई वो तो अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, डेली जॉब पे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर मैं वो नहीं कर रहा था। मेरा ड्रीम जो थोड़ा सा और लंबा था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू एपिसोड ऑफ हसल लैब बाय शोभ। कुछ टाइम पहले हमने एक एपिसोड रिलीज किया था, डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड पॉडकास्ट का एपिसोड था। उसके अंदर आप लोगों ने इतना सही रिस्पॉन्स दिखाया, तो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि इस बार हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पर्टिकुलरली फ्रीलांसिंग डोमेन को टारगेट करके कोई अपना गेस्ट इनवाइट करे। तो हमने इनवाइट किया मिस्टर आदित्य को। वो लास्ट 3 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। अब इसमें एक ट्विस्ट है, ये फ्रीलांसिंग करते हैं टोटली ऑफलाइन। आप लोगों ने सुना होगा कि ऑनलाइन मीटिंग्स होती है फ्रीलांसिंग में, ऑनलाइन क्लाइंट क्लोज करना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इनका काम टोटली अलग है। इन्होंने पूरी ऑफलाइन मार्केट पकड़ी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जितने भी शोरूम्स हैं, जितने भी फिटनेस के जिम्स हैं, वो सारे इनके अंडर, मतलब इन्हीं के साथ वो काम करते हैं। तो इन्होंने मोस्टली ऑफलाइन अपनी मार्केट कैसे बनाई, क्लाइंट से डीलिंग कैसे करी, क्लाइंट क्लोज कैसे किया, डिलीवरी कैसे करी, सारी चीजें इस एपिसोड के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हमारा ये पॉडकास्ट शो इंडिया का पहला स्किल बेस्ड पॉडकास्ट शो नहीं बन सकता। तो सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे एपिसोड देख लो। सो हाय एवरीवन, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे मेरे को यार कि रियल लाइफ फ्रीलांसिंग के बारे में ना एक्चुअल कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो यार मैंने बहुत वीडियोस देखी है इंटरनेट पे, बट यार मुझे लगता है ना कि मोस्टली जो फ्रीलांसर है वो रिलेट नहीं कर पाते उन सब चीज़ों से, क्योंकि कहीं पे करोड़ों की बातें हो रही थी, कहीं पे लाखों की बातें हो रही होती है। बट रियल लाइफ में अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो तो आपको पता है मेकिंग योर फर्स्ट 5,000 रुपीज़ इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, राइट। तो अभी मेरे सामने यहाँ पे आदित्य है एंड ही इज़ अ रियल हसलिंग फ्रीलांसर एंड इनकी जर्नी ना काफ़ी इंस्पिरेशन है। एंड सबसे बड़ी बात, रियल मार्केट की बातें हम करेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली में इंडिया में का फ्रीलांसिंग का जो मेन फोर्ट है ना वो चल किस तरीके से रहा है। बहुत लोग इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग करते हैं, बट अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इंडिया में फ्रीलांसिंग कल्चर एंड फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के बारे में। सो हाय आदित्य, कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि आपने मेरे को इन्वाइट किया, और बहुत ज़रूरत है मतलब कि फ्रीलांसिंग हम लोगों को बताएं और इस पॉडकास्ट के थ्रू हम मतलब लोगों तक पहुँच सकते हैं। ओके, तो यार मुझे ना पहले ये बता दो ऑडियंस के लिए कि यार आप अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हो या पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे हो? नहीं, फ्रीलांसिंग तो मैं लास्ट 2 ईयर्स से कर रहा हूँ। ओके। उससे पहले मैं जॉब्स में ही हसल कर रहा था। ओके। तो जॉब्स के कल्चर में यही होता है कि जॉब्स डिजिटल मार्केटिंग में अगर तुम जॉब करने जा रहे हो और अगर कोई कंपनी तुम्हें हायर कर रही है इंस्टेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो उनको समझाना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वही बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्हें लगता है कि ये बस हमने डिजिटल मार्केटर हायर कर लिया और ये आके हमारे पास कोई मैजिक कर देगा और एकदम से हमारे पास लीड्स और एंगेजमेंट आने स्टार्ट हो जाएगी हमारे इंस्टाग्राम पेज पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया पेज पे। मगर ऐसा नहीं होता, ये एक प्रोसेस है। और मोस्टली देखो, मोस्टली पता है क्या है, ये जो कह रहे हैं ना बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं कि 2 टाइप की कंपनीज डिजिटल मार्केटर हायर करती है, या तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और उनको पता होता है कैसे काम चल रहा होता है, या फिर ये कह रहे हैं मेन जो आपका पॉइंट है कि जो अलग कंपनीज होती है जिनका डिजिटल मार्केटिंग कोई लेना देना नहीं है बट उनको डिजिटल मार्केटर चाहिए। तो अगर वो कंपनीज एक डिजिटल मार्केटर लेके आती हैं तो आप कह रहे हो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, राइट? बहुत चैलेंज होता है उसमें, हमें समझाना पड़ता है उनको बहुत कि मतलब चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, एल्गोरिथम क्या है, कंटेंट क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें भी कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ओके, तो यार थोड़ा स्टार्टिंग से चलते हैं। बिल्कुल पहले आपका वो समझते हैं कि यार आपने स्कूलिंग कहाँ से करी अपनी? स्कूलिंग हमारा नियर बाय स्कूल था। ओके, तो दिल्ली से करी आपने? दिल्ली से हमारी स्कूलिंग हुई है। एंड ओके, उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में। ओके, यू आर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। यार आपको पता है बहुत अच्छा कोट पढ़ रहा था मैं, अगर मिल गया तो यहाँ के लगा दूंगा मैं, कि 40% ऑफ द वर्ल्ड बिलियनियर्स आर इंजीनियर्स। ये रियल है, आप देख लो। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ बिलियनर है, मैं बिलियनर हूँ, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। बट आप एक चीज़ पैटर्न नोटिस करना, जितने भी बिलियनर्स है ना उनमें रियलिटी 40% ज़्यादा ही लोग बिलियनर्स हैं आज के टाइम पे। मुझे नहीं पता क्या है, बट एक एक्सीडेंट तो नहीं है। देन आपने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट का बताओ यार। मोस्टली इंजीनियर का तो यही रहता है मन में। कॉलेज से मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई थी, मैंने अपने आप ही उसको थोड़ा सा फेस किया था, मतलब चीज़ें चेक करी थी। नहीं मतलब जैसे आपके कॉलेज में कंपनीज तो आई होंगी, राइट? आप बैठे थे, कंपनीज आई थी। मेरा कॉलेज बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ही अच्छा कॉलेज नहीं था वो। ओके। तो बहुत ही नॉर्मल बेसिक एक इंजीनियरिंग का कॉलेज था। और तो मैंने खुद ही मतलब एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप कह लीजिए, या फिर मतलब हम कहते हैं कि एक फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे को जॉब का लेना था, तो मैं जो वो करने गया था तो वहाँ पे मेरे को 6 मंथ्स तक कोई पे भी नहीं था। अच्छा, आपको मतलब आपने जो फर्स्ट जॉब करी वो आपने बाहर से ली, राइट? वो अभी बाहर तक से ली थी एंड वहाँ पे आपको कोई पे नहीं मिला? मतलब मैंने सर्च कर करके की जॉब ली थी वो। मतलब 4-5 जगह मैंने सर्च किया था।
एक बार को तो जॉब नहीं भी मिल रही थी, तो मैं ये भी सोच रहा था कि इस चीज को छोड़ के हम कोई दूसरी स्ट्रीम में कौन सी टाइम की बात है ये जब आपने जॉब स्टार्ट करी? 2017 की बात है। 2017 गाइस, आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले मतलब इतना वो उसमें था राइट कि जॉब नहीं है, ऐसा कुछ था? कॉलेज आपका मेन आप कह रहे हो? या फिर जॉब मिल भी रही थी, तो इतना बड़ा इंजीनियरिंग का कोर्स करके उसको मतलब हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद भी अगर जॉब मिल भी रही थी तो 10 to 15,000 की जॉब मिल रही थी, तो कहते हमने इतने लाखों रुपए उस पे लगा दिया है, तो अभी तो मतलब 10-15 हजार रुपए की बस नौकरी करेगा। एनी मिडिल क्लास बॉय कैन दिस रिलेट दिस। फिर आपने जॉब स्टार्ट करी, तो उसमें पहला जॉब क्या था आपका? पहला जॉब एज ए वेब डेवलपर का था और 6 मंथ तक मतलब कोई पे नहीं था। ओके। और मतलब वेबसाइट डेवलपर करते करते ही PHP पे और वर्डप्रेस पे मैंने सीखा था, मतलब सीखा ही था, और उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे छोटे छोटे। तो उस कंपनी दे दी होगी ना, वो तो आप कंपनी के लिए काम कर रहे थे? बिल्कुल। ओके। तो वहाँ पे एक हमारे सर थे, वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट वहाँ पे देखते थे, तो मैं उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। मतलब क्रिएटिविटी, मतलब मदर से मेरी थोड़ी सी क्रिएटिविटी आई है। ओके। तो क्रिएटिव माइंड था मेरा, थोड़ा सा डिजाइनिंग भी मैं कर लेता हूँ, प्लस मतलब कोडिंग की भी नॉलेज थी, तो उन दोनों का फ्यूजन ही बहुत अच्छा मतलब डिजिटल मार्केटिंग की है। आपने कहा कि आपकी फैमिली बहुत क्रिएटिव थी, एज इन लाइक क्या था? हाँ, मदर मेरी बहुत अच्छी मतलब पेंटर है, वो सिंगर है बहुत अच्छे। ओके। उन्हें 2-3 लैंग्वेजेस आती है, रशियन लैंग्वेज वो बहुत अच्छे स्पीक करते हैं, उसमें सिंगिंग भी करते हैं। ओके। बहुत सारी अचीवमेंट उनकी रही है, बहुत ही क्रिएटिव माइंड रहा है उनका। ओके, तो एक बाय प्रोडक्ट आप कहना चाहते हो कि यू आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट क्रिएटिविटी। ओके ओके। देन इसके बाद क्या हुआ? लाइक डिजिटल मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ, बट अभी आप जॉब में हो राइट? हाँ, जॉब में हूँ। और मतलब उन सर ने ही मेरे को सजेस्ट करा था कि आपको एक कोर्स कर लेना चाहिए अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में आगे जाना ही है तो मैंने कोर्स भी किया था एक इंस्टीट्यूट से, दिल्ली में वो इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने एक मतलब शॉर्ट टर्म कोर्स किया था। ओके। तो उन्होंने मतलब सारे एस्पेक्ट दिखाए थे कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट भी एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। फिर उसके बाद SEO हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, क्रिएटिव बैनर्स बनाने हो गए एड्स के लिए, और मतलब सब चीज़ें हो गई, एड्स कैसे रन हो रहे हैं, क्या बजट रहना चाहिए, किस टाइप की ऑडियंस टारगेट हम करें। तो सर बट यार मेरे को एक नॉर्मल, एक बहुत लेमन टर्म से बात समझाओ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2017 में गाइस हम बात करें, ठीक है? अभी 2017 में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इतना, जैसे अभी तो 500 रुपए कोर्स होते हैं, आई डोंट थिंक उस टाइम इतना कुछ सस्ता होगा। उस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव कोर्स होते थे। हाँ, आपने किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करा होगा। 50 to 70,000 के कोर्सेज ये सेल होते थे, और ये ऑफलाइन कोर्स था। आपके घर वालों ने कुछ इसमें वो नहीं किया कि यार हमने इतने पैसे देके आपको बीटेक कराई एंड हाँ अब कुछ कोर्स भी करना है? बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए थे। मुझे बहुत समझाना पड़ा था उनको कि मतलब आगे फ्यूचर है इसमें, और मतलब एनालिटिक्स भी थोड़े से ऐसे दिखा रहे थे जो मतलब सब चीज़ें, सोशल मीडिया बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था 2017 में। बहुत ज़्यादा फेसबुक ग्रो हुआ, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम ग्रो हुआ, अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं उसमें। मतलब पहले तो एड रेवेन्यू उन्हें पता ही नहीं होता था कि लोगों को एड रेवेन्यू भी होता है। बट यार वही सेम सेम क्वेश्चन कि यार अगर आपने कोर्स मान लो कर लिया, आपने घर वालों को मनाया कैसे? लाइक सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि फ्रीलांसिंग आप भी करते होगे, एंड घर वालों को समझाना कि मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ या डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ। आज के टाइम में काफ़ी मुश्किल है। अब अभी पता नहीं क्यों पेरेंट्स को लगता है कि इट्स नॉर्मल थिंग, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो वही हम समझते आदित्य से कि उन्होंने अपने घर वालों को कैसे समझाया? घर वालों को समझाया ऐसे कि मतलब जैसे कि मैंने जॉब कर रहा था, तो जॉब में मैंने जैसे कि बताया कि सब कंपनीज में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आते थे। तो कहीं पे लग रहा था मैं ज्वाइन करने जाता था, कहीं पे इंटरव्यू देने। बट अभी तो आप 6 महीने अब काम कर रहे हो ना, अभी तो एक ही जॉब है। एक ही जॉब थी। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग जब मेरी कंप्लीट हुई थी, उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप ज्वाइन करी। ओके। तो इंटर्नशिप में मेरे को फर्स्ट टाइम मतलब 5,000 का पे मिला था। ओके। इंटर्नशिप में मेरे को पे मिला था वो 5,000 का, और वहाँ पे मेरे को ऑफलाइन जाना पड़ता था, उसमें ट्रैवल वगैरह सब कुछ निकालना होता था। ओके। तो उसके लिए भी घर वाले बिल्कुल एग्री नहीं हो रहे थे कि कोर्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद भी तो इंटर्नशिप कर रहा है। तो मगर वो प्रोसेस था, मतलब सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी था। मतलब प्रोजेक्ट्स पे मतलब ऑफलाइन कमांड एक बार लेनी बहुत जरूरी थी। ओके। कि कैसा लोग उसको समझते हैं। उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग को कुछ समझ नहीं रहे थे लोग। ये हम 2017 की बात कर रहे हैं, तो 2017 में ना यार बहुत मुश्किल है उस टाइम समझाना डिजिटल मार्केटिंग। इवन मैंने कुछ 3 या 4 साल पहले ये डिजिटल मार्केटिंग डोमेन स्टार्ट किया था, तो मुझे भी अभी इतना आइडिया उस टाइम था नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। मैं भी बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट जैसे इन्होंने कहा कि यार उस टाइम ना चीज़ें बूम पे थी, एंड अभी भी बूम पे है, और ये चीज़ें ऐसी हमेशा ही बूम पे रहेंगी। सो अपवर्ड ग्राफ ही रहेगा इसका मोस्टली। आगे ग्राफ जब हम डिजिटल मार्केटिंग कर ही रहे थे, तभी उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया 2025 तक 80% ऑडियंस वीडियो मार्केटिंग की तरफ चली जाएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी, और 2025 में मतलब हम पहुंच जाएंगे, तो हम ऐसा देख लेंगे, हम ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मतलब
2023 में ही 80% हो गई है वो मार्केट। मतलब 2 साल और पहले ही हो गई है। प्रोजेक्ट था कि 2025 तक हो जाएगा। ओके मतलब बहुत स्पीड से हो रही है। एनालिटिक्स को भी फेल कर दिया डिजिटल मार्केटिंग ने, मतलब सोशल मीडिया ने और डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत तेजी से ग्रो हो रहा हो और बहुत रैपिड ग्रो। ओके देन आपने ये इंटर्नशिप करी। अभी तक हमने ना फ्रीलांसिंग का कुछ जिक्र नहीं किया, अभी हम आदित्य की बेसिक समझ रहे हैं। उसके बाद इंटर्नशिप हो चुका था। अच्छा। इंटर्नशिप हो गई है। उसके बाद इंटर्नशिप के बाद वो बिल्कुल भी पे नहीं कर रहे थे अच्छा, तो फिर मतलब स्विच भी करना पड़ा जॉब्स वगैरह। कितने टाइम तक करी आपने इंटर्नशिप ये? अराउंड 2 मंथ्स के आसपास करी थी बस। और 2 मंथ से 5,000 मिले थे आपको? 5,000 पर मंथ। 10,000 वैसे बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम के लिए, राइट? है ना, उस टाइम तो आफ्टर द जॉब मतलब हाँ। एज ए इंटर्नशिप भी बड़ी रकम थी बस। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत बड़ी अमाउंट था। घर वाले तो सोच ही रहे थे कि मतलब इतना इन्वेस्ट कर दिया तो मतलब रिटर्न तो आना ही चाहिए। मतलब एक वो दूसरे स्ट्रीम्स को कंपेयर कर रहे थे लोगों को कि जो मतलब या तो कॉल सेंटर्स में जा रहे हैं या फिर किसी एमएनसी में लग गए हैं। वो अपने बस वो जॉब कर रहे थे, मतलब अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। तो वो चीज़ लोग कर रहे थे, तो उनसे कंपेयर करते हैं, सभी फैमिली वाले कंपेयर करते हैं कि भाई वो तो अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, डेली जॉब पे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मगर मैं वो नहीं कर रहा था। मेरा ड्रीम जो थोड़ा सा और लंबा था। मतलब मैं थोड़ा सा लंबी रेस देखता हूँ कि मतलब लंबा कहाँ पे चलेंगे। मतलब रैपिड ग्रोथ को मैं थोड़ा सा कम प्रेफर करता हूँ, मगर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रीम को मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और मैं सजेस्ट भी यही करूँगा कि मतलब लॉन्ग टर्म ही चले, शॉर्टकट्स ना देखे लाइफ में। मतलब लॉन्ग टर्म देखेंगे तो अच्छा ही जाओगे तुम। ओके बट आपने वो प्रोजेक्शन कैसे लिया? लाइक उस टाइम आप भी यंग से ही हो, राइट? आपने डिजिटल मार्केटिंग देखा, तो ये कैसे पता चला कि भाई इसका ग्रोथ बहुत सही है आगे जाके? जिस हिसाब से मतलब लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे ना फोन्स में और लैपटॉप्स में, तो इस वजह से मेरे को लग रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप आगे अच्छा ही रहेगा। ओके बट उस टाइम मतलब आप कहाँ कोई ये अलग अलग जगह पे जा मतलब ऑनलाइन ही देखते थे? मैं आपको जॉब्स के बारे में बता रहा था कि जॉब मैंने मतलब स्विच बहुत सारी हुई है मेरी जॉब्स। मतलब पहले हम स्टार्टिंग समझते हैं। इंटर्नशिप खत्म हुई, इसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने जॉब ही ज्वाइन करी थी, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी वो। ओके तो वो एक एड फिल्म एजेंसी भी थी। एड फिल्म एजेंसी क्या करती है एड फिल्म एजेंसी? वो शॉर्ट मतलब जो ब्रांड्स होते हैं उनके लिए एड्स बनाते हैं। ओके स्टूडियो इन हाउस स्टूडियो था, उसको वो एड्स वगैरह बनाते थे। तो वहाँ पे मैंने मतलब उनके साथ में सब कुछ, मेरे ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी स्ट्रांग रहती है। और मेरे को सभी के लिए सजेशन है कि उन्हें चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए और जो भी चीज़ हो रही है आसपास उसको सीख लेना चाहिए। मतलब कभी ना कभी वो चीज़ें काम जरूर आती है। ये तो है, दैट आई एग्री। तो काम तो अभी आती है। जैसे मेरे को फ्रीलांस में मतलब ऐड का थोड़ा सा आइडिया रहता है, तो मैं उन्हें सजेस्ट कर देता हूँ जो शूट वाले भी होते हैं कि एंगल्स ये रहने चाहिए, एड्स ऐसी होनी चाहिए। क्रिएटिव माइंड अगर तुम रखोगे अपना और ऐड मतलब सब चीज़ें सीखते रहोगे, चीज़ें जो हो रही है तुम्हारे आसपास, तो वो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है। बट जैसे आपने जॉब्स मतलब नई जॉब लगी होगी आपकी, राइट? उसमें पैसा कितना मिलता था आपको? उसमें मेरे को फर्स्ट जो जॉब लगी थी उसमें 15,000 पे मिल रहा था। ओके 3 गुना हो गई थी पेमेंट, राइट? उस टाइम आपकी इंटर्नशिप के बाद। हाँ ओके देन उसमें आपका रोल क्या था? आप उस एजेंसी में क्या रोल पे आए थे? उसमें हमारा मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग में उसकी डिजाइनिंग भी वो करवाते थे हमसे। मतलब आपको फिर डिजाइनिंग में मतलब वो टूल्स आते थे बढ़िया से? टूल्स वगैरह आते थे। ओके टूल्स वगैरह आते थे मेरे को, और डिजाइनिंग भी हो रही थी उसमें, सब कुछ अच्छा हो रहा था। और पोस्टिंग भी हम ही करते थे। उनके पास अराउंड 10 कंपनीज थी, तो 2 डिजिटल मार्केटर्स वहाँ पे थे। तो हम 5 कंपनीज को आराम से मैनेज कर लेते थे। बस 2 लोग थे वहाँ पे? बस 2 लोग थे। ओके और 5 कंपनी मैनेज कर रहे थे? 5 कंपनीज मैनेज कर लेते थे वो। ओके और उन 2 लोगों में आप उन दोनों के नीचे थे ऐसा कुछ, मतलब उनके सबऑर्डिनेट थे? इक्वल। ओके तो 2 आप ही थे क्या? नहीं 2 नहीं, एक सेपरेट पर्सन एक और था, और एक ग्राफिक डिजाइनर भी था। बट ग्राफिक डिजाइनर को भी डिजिटल मार्केटर ही बताता है कि तुम्हें ये चीजें बनानी है और इस टाइप का ऐड रहेगा, इस टाइप से एंगेजमेंट ज्यादा आएगी, ये इंप्रेसिव लग रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक थॉट बहुत अच्छा होना चाहिए। उसको मतलब अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, उसको उसे लोगों के पर्सपेक्टिव से देखना। हाँ, that I agree. जैसी ऑडियंस उनकी होती है किसी भी ब्रांड के लिए, तो उसके हिसाब से उन्हें सोचना पड़ता है। ये मैं आप लोगों से पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, बहुत सही चीज़ कह रहे हो आप कि हमेशा ना हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो काम किया है हमें अच्छा लग रहा है, हमारे क्लाइंट को अच्छा लग रहा है, एंड देन वी थिंक कि बस हमारा काम हो गया। बट डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द पीपल, कि आप पीपल यानी कि अपने ऑडियंस को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, राइट? सोशल मीडिया पे जाना है, सबको लोग उसे देखने वाले हैं, और जिस टाइप की ऑडियंस आपको चाहिए, जिस टाइप की आपको अपने पीपल को आप टारगेट कर रहे हैं कि ऐसी लीड्स हमारे पास आए, ऐसी कन्वर्जन हमारे पास आए, तो उस टारगेट ऑडियंस को देख के हमें चीजें क्रिएट करनी होती है, जो कंटेंट क्रिएशन हमारा होता है। देन ये वाली जॉब आपने कितने टाइम तक करी? ये वाली जॉब अराउंड 6 मंथ्स के आसपास रही थी, या 6 मंथ्स to 8 मंथ्स रही थी। मतलब 2018 खत्म हो चुका? 18 खत्म हो चुका था। ओके
19 की स्टार्टिंग हो गई थी। ओके। फिर 19 की स्टार्टिंग से एक IoT कंपनी थी। IoT, अब सीधा मतलब आपने इंजीनियरिंग करी, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में आप सीधा इंजीनियरिंग में घुस गए फिर से? हाँ, फिर दोबारा इंजीनियरिंग में घुस गया, मगर एज अ डिजिटल मार्केटर मैनेजर ही वहाँ पे मैं गया था। अच्छा, IoT कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। हाँ, ओके तो ओके। उस IoT भी एक नई टेक्नोलॉजी है। हाँ, उस टाइम 2019 में तो काफ़ी नहीं थी वो। 2019 में IoT टेक्नोलॉजी बहुत नई थी और चीज़ें मतलब ऑटोमेशन हो रही थी, फ़ोन से ही सब लाइट्स वगैरह। और तो थोड़ा एक बेसिक बताओगे ऑडियंस को कि IoT है क्या? अभी वैसे पता होगा आपको, बट फिर भी। हाँ, जैसे कि हम पूरी चीज़ों को मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसकी फुल फॉर्म है। और जो हमारे फ़ोन से ही मतलब चीज़ें कनेक्ट हो जाए, जैसे कि सपोज फैन है तो वो हमारे फ़ोन से कंट्रोल हो जाए, या फिर वॉशिंग मशीन है और हम कहीं बाहर गए हुए तो हमारी वॉशिंग मशीन हम उतना उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर हमारे कोई घर पे आ गया और हमारे चिल्ड्रन घर पे हैं तो हम घर से ही उस कैमरे में देख सके कि कौन है घर पे, और हमें खोलना है तो हम खोल सकते हैं डोर को, नहीं तो हम नहीं खोल सकते हैं। मोटा मोटा बता दूं तो वही है कि आपका, यानी कि हम नॉन लिविंग थिंग्स को वो स्मार्ट बना रहे हैं बेसिकली। ओके, देन इसमें क्या रोल था डिजिटल मार्केटिंग, लाइक उनकी ब्रांडिंग वगैरह करने के लिए? IoT को हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू थोड़ा प्रमोट करके उसको हम ग्रो कर रहे थे उस कंपनी को। मगर तभी मतलब कोविड आ गया था 2020 के स्टार्टिंग में, या और वो कंपनी सारी उसका टाइप चाइना से था। ओके। और वो कंपनी भी मतलब उस टाइम पे एक तरीके से बंदी हो गई थी। तो कितना टाइम हुआ था आपको ये ज्वाइन करे हुए? सिर्फ अराउंड मेरे को 8 मंथ्स हुए थे। अच्छा, 8 मंथ, मतलब डिजिटल फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर थे उस कंपनी में, एंड देन कोविड आया, देन एवरीथिंग और जॉब वगैरह सब कुछ चेंज, मतलब बिल्कुल ही बंद हो गई थी कंपनी, या मतलब पार्ट में चल रही थी? वो कंपनी बिल्कुल बंद हो गई थी। ओके। उस कंपनी का एक और पार्ट था मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो वो वाला पार्ट उनका बस चल रहा था, मगर ये वाली कंपनी बिल्कुल बंद हो गई थी क्योंकि सारी डिपेंडेंट चाइना से ही थी। चाइना में बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था कोविड का, और वहां से तो बंद हो ही गया था। प्लस हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी कहते थे मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग सारी यहीं हो, चीजें यहीं बने, यहीं चीजें सब कुछ सेटअप हो। लेकिन फिर यहाँ पे एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली में एक स्टेबल जॉब काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनके घर में ज़रूर टोका टाकी हुई होगी कि यार देख तूने ये वाला करियर चूज किया, तब भी तेरी कोई जॉब नहीं टिक रही, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? बिल्कुल ऐसा, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को बोला नहीं, मगर उनको फील ज़रूर हो रहा था वो चीज़। मैं उनको देख सकता था कि उन्हें फील ज़रूर हो रहा था कि हो सकता है इसने जो करियर चूज कर लिया, या फिर हमने जो इसको सजेस्ट कर लिया है, तो हम क्या पता इसको अच्छा गाइड कर सकते थे तो ये आगे चला जाता और या फिर और अच्छा अपने करियर में कर रहा होता। उनको डेफिनेटली ये चीज़ लग रही थी। तो कोविड के टाइम तो कंपनी जैसे बंद हुई, मगर माइंड में मैंने भी सोच लिया था कि मतलब मैं कुछ, चाहे वो लॉन्ग टर्म चल रही है चीज़, मगर प्रूफ तो करना ही है मेरे को। बट जैसे कोविड के टाइम में कंपनी बिल्कुल ही बंद हो गई, राइट? एंड मुझे नहीं लगता आपने कोविड के टाइम आपने ट्राई शायद किया हो कि ना किया हो, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड था, तो जॉब गई तो मतलब गई, आपको बैठे, ऐसा कुछ क्या हुआ था आपके साथ? ऐसा ही हो गया था बिल्कुल। अराउंड 6 मंथ्स के आसपास कोई जॉब नहीं थी। ओके। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी फील होता था कभी कभी, तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल पार्ट काम आया। स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल भी हो? स्पिरिचुअल भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ। ओके। और मतलब उस टाइम पे मैंने देखा कि स्पिरिचुअल रहना एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, हमारे को बहुत हेल्प करता है। मतलब हम कहते हैं कि मेडिटेशन करो, ये सब करो, तो मतलब स्पिरिचुअलिटी भी एक मेडिटेशन का पार्ट ही है। तो मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस करा। लॉकडाउन में मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस करा और स्पिरिचुअल पार्ट थोड़ा सा चूज करा। और तो सुबह सुबह मंदिर जाता है डेली। सुबह कैसे लॉकडाउन मंदिर कैसे जाते थे आप? लॉकडाउन मंदिर तो बंद होते थे। घर में ही पूजा करते थे, और हमारे घर में मंदिर था, घर के सामने ही मंदिर था। ओके ओके ओके। तो बस वहीं पे जाना होता था, मंदिर जाते थे, और फिटनेस पे फोकस कर रहा था थोड़ा सा मैं घर पे ही अपना। तो फिटनेस आपकी मतलब फिजिक देख के भी लग रही है, आप जिम विम जाते हो ऐसा कुछ, या पहले क्या मतलब फिटनेस से क्या है आपका? मैं पहले बहुत मोटा होता था वैसे तो। कितना मोटा? वैसे तो ये बहुत एक ऐड हो जाएगी कि पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था अच्छा। और अब मैं पतला हो गया, मगर ऐसा कुछ नहीं। बहुत मतलब फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जब मैंने खुद चेंजेस फील करे हैं, वो जब मैं 105 kg का था। 105? हाँ मैं अभी कोई फोटो इनकी अगर देंगे ना पॉडकास्ट के बाद तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे। फोटो मैं जरूर आपको दूंगा, तो आप फोटो लगा सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन वाली मेरी। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन भी किया आपने? बिल्कुल, वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करा है। वही लॉकडाउन का टाइम ही, जब जॉब नहीं थी। अराउंड 20 kg मैंने लूज करा था। जॉब से पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, मगर जॉब जब वो 6 मंथ्स का पीरियड था, तो उस टाइम पे मगर मैंने फिटनेस को उसको मेंटेन करा था। और वो जो एक्सरसाइज मैं करता था शाम को और सुबह मंदिर जाता था, तो मेरे को बहुत हेल्प करता था, और मतलब मेरे को मोटिवेटेड फील करा रहा था कि नहीं, कुछ ना कुछ मैं अच्छा कर ही लूंगा। अब ये बस टेम्परेरी लॉस है और इसको हम ओवरकम कर लेंगे। तो और ओवरकम वाली जो फीलिंग थी और वो जो मोटिवेशन आ रहा था, वो स्पिरिचुअलिटी से और फिटनेस से ही आ रहा था।
मेरे को ना एक चीज़ बताओ, अब जैसे कि आप लोगों ने ये चीज़ फेस करी होगी कि यार लॉकडाउन के टाइम ना सब लोग एक घरों के अंदर बंद थे, राइट? टॉपिक डिस्कस करने के लिए बहुत सारे टॉपिक थे, बट अगर किसी के उसी टाइम कुछ इतना बड़ा ट्रेजेडी सा हो जाए एंड अभी इसमें भी आपके घर वाले भी कुछ उस टाइम ना कर रहे हो, क्या कर भी रहे हो, फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम्स लोगों के आई हैं उस टाइम, तो उस टाइम मतलब कैसे आप करते थे? लाइक बैठना तो हम सबको साथ में ही खाना खाने, तो उस टाइम आपको पता है कि यार घर वाले ना सोच रहे होंगे बैक ऑफ द माइंड कि ये क्या हो गया, क्योंकि लॉकडाउन तो लंबा पीरियड था, राइट? तो उस टाइम में हाउ डू यू मैनेज दी? स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही या फिर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही, मगर घर वालों ने भी काफी सपोर्ट करा, वो भी हमेशा मेरे को मोटिवेट करते ही आए हैं। तो जो भी आप कर रहे हो कोई बात नहीं, करते रहो। उनको अंदर से मन में जरूर लगता होगा कि, मगर उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट ही करा है, और फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है भी। देन उसके बाद लॉकडाउन जैसे जॉब आपकी गई, नेक्स्ट आपने क्या स्टेप लिया? फिर जॉब गई, फिर दोबारा मैं ट्राई करता रहता था। ये तब लॉकडाउन खुलने लग रहा होगा। हाँ, और मैं लोगों को मतलब डिजिटल मार्केटिंग लोगों को मैं समझा रहा था। मतलब कोई अगर मैं देखता था कि इंस्टाग्राम पे वो ग्रो करना चाह रहा है, या फिर तुम फ्रीलांस को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, तो फ्रीलांस को हम लोगों को मैनेज कर, लोगों को देख सकते हैं और उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने ऑब्जर्विंग की पावर भी बताई थी कि ऑब्जर्व हमें करना चाहिए, कि लोगों को जैसे हम देख रहे हैं, कुछ शॉप ऑनर्स को हम देख रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को मैं देख रहा था कि वो ग्रो करना चाह रहे हैं, वो अपनी रील्स वगैरह बनाते हैं, मगर वो कंटेंट को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे थे अपने। तो मैं उन्हें फ्री में भी मतलब सर्विसेज आपने रीच आउट कैसे किया? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है। देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने स्टार्ट कैसे किया। ये कीड़ा इनके पास कहाँ से आया? स्क्रॉल कर रहे थे, ओके यार ये तो सही नहीं कर रहा, इसको मैं रीच आउट करता हूँ। अच्छा बना सकता है, ये अपना अच्छा कंटेंट बना सकता है, ये अपनी ऑडियंस तक सही से पहुंच नहीं पा रहा। कोई कंटेंट बहुत अच्छा बना रहा था मगर वो ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहा। सो फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे टारगेट एंड देन आपने शायद कोल्ड मेथड यूज किया होगा, कोल्ड डीएम्स कर करके जो थोड़े से, जो मेरे को लगता था कि ये मेरी बात सुन सकते हैं या फिर मेरे क्लोज सर्कल में थे। जैसे कि सपोज आपको कोई रिलेटिव ही है, आपके कोई फूफा जी लगते हैं, आपके कोई मामा लगते हैं, उन्हीं का कोई बिजनेस है, आप उनको समझा सकते हो कि देखो ये आप इसको और अच्छा ग्रो कर सकते हो बिजनेस को। नहीं, अब मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने स्टार्ट कर दिया यहाँ से अपनी, है ना, मतलब रीच आउट करना लोगों स्टार्ट कर दिया, रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया था लोगों को। एक मिनट, लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है ना, वो आती है कि जब वो कोल्ड ईमेल कर रहे होते हैं तो रिप्लाई नहीं आता। आपने क्या छोटे लोगों को पकड़ा स्टार्टिंग में कि रिप्लाई आ जाए, या फिर कोई बड़े लोगों को किया था और रिप्लाई आ गया था? तो मतलब इसमें कैसे आपने लिया? कोल्ड डीएम करेंगे तो हो सकता है कि आप मोटिवेटेड, मतलब आप थोड़े से डिमोटिवेटेड हो जाए क्योंकि उनका रिप्लाई नहीं आएगा। आप सबसे पहले रीच आउट उन्हें करें जो आपकी एटलीस्ट बात सुन पाए। ओके, मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, ये मैंने बहुत अज्यूम किया है, लेकिन अगर आप बड़े लोगों को भी डीएम करते हो ना, तो एक तरीका है, मेरे तो वो करते हैं, आपके लिए करे ना पता मुझे नहीं पता। लाइक उनके प्रोफाइल में जाओ, पहले तो फॉलो कर लो उनको। फॉलो के बाद ना नोटिफिकेशन का जो आइकन होता है इंस्टाग्राम में, उसको ऑन कर दो कि कुछ भी पोस्ट करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जाके उनके हर एक पोस्ट पे हम लाइक करते जाओ, कमेंट करते जाओ, लाइक करते जाओ, एंड देन एक राइट टाइम पे उनको डीएम शूट कर दो। डीएम शूट करने के बाद आपको उनके कमेंट पे जाना है कि सर आई हैव सेंड योर डीएम, प्लीज चेक, इट्स रिगार्डिंग कोलैबोरेशन और इट्स रिगार्डिंग प्रमोशन। तो इट्स लाइक अ साइकोलॉजी कि हाँ, बहुत ही जरूरी चीज है। और जब तक आप रीच आउट नहीं करेंगे तो तब तक आप अपने क्लाइंट तक, या फिर आप फ्रीलांस में क्लाइंट ही कह सकते हैं, क्लाइंट तक नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले, और उन्हें समझाने के लिए आपको हो सकता है कि फ्री में कुछ डिलीवरेबल्स उनको देने पड़े, फ्रीबीज बेसिकली, उनको समझाना भी पड़े चीजों को। तो मगर आप समझाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। तो फर्स्ट क्लाइंट आपने कैसे क्लोज किया, आप ये डिस्कस करते हैं। तो मैंने उन्हें फ्री में ही सर्विसेज दी। क्या था वो क्लाइंट, एंड स्टार्टिंग से बताओ बिल्कुल कि कैसे आपको मिला, वो ऑब्जर्वेशन से कैसे मिला? वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे। क्या ऑब्जर्व किया आपने उनकी प्रोफाइल में, और कैसे वो मतलब आई कैसे प्रोफाइल, खुद ढूंढ रहे थे आप उनकी प्रोफाइल को? हाँ, मैं उन्हें ऑलरेडी फॉलो करता था। ओके, वो बहुत ही अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे। ओके, वो बोलते बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं उन्हें एक बार पर्सनली भी मिला हुआ था, और वो बहुत अच्छा बोलते, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हैं वो। मगर वो अपनी कंटेंट को डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ये आपने कैसे पता लगाया? लाइक्स, नंबर ऑफ एंगेजमेंट वगैरह से? हाँ, नंबर ऑफ एंगेजमेंट से। उनकी प्रोफाइल पे कोई एंगेजमेंट नहीं हो रही थी, उन्हें पोस्टिंग का टाइम कोई नहीं पता था कि मतलब किस टाइम पे मैं पोस्ट करनी चाहिए, क्या चीज़ पोस्ट करनी चाहिए, क्या चीज़ ऑडियंस को अच्छी लगेगी, किस टाइप से हमें चीज़ें पोस्ट करनी चाहिए। तो वो चीज़ें उन्हें नहीं पता थे। कभी कभी वो पोस्ट करते थे तो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहते थे 10-15 दिन तक, उसके बाद कोई पोस्ट ही नहीं आ रही थी। तो मैंने उन्हीं को मतलब शेयर करता रहता था मैं उन्हें चीज़ें। ये फर्स्ट स्टेप कैसे लिया था आपने, मतलब फर्स्ट रिप्लाई उनका कैसे आया था? उनके कितने नंबर ऑफ, मतलब बड़ा अकाउंट था छोटा अकाउंट था, इतना बता दो। उनका अकाउंट ऐसा था कि अराउंड 10 के उनके फॉलोअर्स पहुंच गए थे। ओके, उस टाइम के लिए बड़ा अकाउंट है मेरे ख्याल से, तो 10 के 10 के अराउंड 2020 में 10 के उनके फॉलोअर्स थे। ओके, और बट उनके वो फॉलोअर जो बने थे
वो अराउंड 6 ईयर्स में 10K पहुंचे थे। ओके। वो 6 ईयर पुराना अकाउंट था और उनके 10K तब पहुंचे थे। तो आपने डीएम किया था उनको एंड उनका रिप्लाई आया? मैंने उनका रिप्लाई आया था। डीएम क्या था? अब लोग बहुत पूछते हैं कि डीएम करते क्या है भाई, ऐसा क्यों रिप्लाई कर देते हैं? तो डीएम बताओ एक्चुअली में वो क्या किया था, अगर आपको याद है तो। हाँ, मैंने उन्हें यही सजेस्ट करा था कि मैंने उन्हें सजेशन ही दिया था कि आप रील्स को ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर आपने जो एक आपको उनका जो आर्टिकल लिखते हैं वो बहुत अच्छे राइटर भी है, कुछ फिटनेस मैगजीन्स वो आर्टिकल लिखते हैं, तो वो जो आर्टिकल्स लिखते थे तो मैंने आर्टिकल्स उनको सजेस्ट करा कि आर्टिकल को आप इस वे में पोस्ट करिए कि जिससे कि तो वो थोड़ा सा एंगेजिंग लगे और लोग उसको पढ़ पाएं। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके एग्जिस्टिंग कंटेंट को स्टडी किया, गैप निकाला, उस गैप को पॉइंट आउट करके ये सजेस्ट करते गए एंड देन उन्होंने रीच आउट कर लिया होगा थोड़े टाइम पे, तो क्या तुम ही कर दो। तो मैंने उन्हें फ्री में ही मैंने उस कंटेंट को उनको फ्री में ही बना के दिखा दिया था। ओके। देखिए आप इस तरीके से इसको पोस्ट कर सकते हैं, और उन्होंने उसको पोस्ट करा और उन्होंने देखा भी कि इसमें वाकई में बहुत अच्छा रिप्लाई आने लगा, इसमें बहुत अच्छी एंगेजमेंट आ रही है। तो न्यू फ्रीलांसर्स का ना यही एक पंगा है। आप कहते हो ना मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है यार, क्लाइंट रीच आउट नहीं करता, ये तो यार बेस्ट चीज़ कही कि यार उनके काम को पकड़ो एंड कुछ एक फ्री में बना के दिखाओ कम से कम, कि आप वैल्यू ऐड क्या कर सकते हो उनकी लाइफ में। आप फ्री में उनके लिए रील बना के दिखा सकते हैं, उन्हें कोई सजेशन दे सकते हैं, वो आर्टिकल को किस वे में पोस्ट करें। अगर उनके लिए कोई आप आर्टिकल ही लिख के दे सकते हैं, अगर आप कंटेंट राइटर बहुत अच्छे, तो आर्टिकल लिख के दे दो उन्हें, अगर उन्हें बिल्कुल पसंद आएगा तो आपकी सर्विस जरूर लेंगे। तो इस तरीके से आपने अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया फ्रीलांसिंग में, राइट? बिल्कुल। अब आपकी जर्नी बिल्कुल स्टार्ट हो गई है फ्रीलांसिंग की, है ना? जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई थी, और उस टाइम पे भी मतलब लोग घर से ही काम कर रहे थे। हाँ। और रिमोट वर्क तो प्रमोट हो ही रहा था, तो रिमोट वर्क ही मैं कर रहा था, मतलब घर से ही काम कर रहे थे। तो मेरा जो एक फिटनेस का इंटरेस्ट था, तो वही मैं फिटनेस वाला कंटेंट देखता था, और फिटनेस वाले लोगों को मैं थोड़ा सा उन्हीं की तरफ ज़्यादा एंगेज रहता था। तो जब ये फ्रीलांस के लोग क्लाइंट आना स्टार्ट हुए, तो मेरे को कॉन्फिडेंस भी आया कि भाई फ्रीलांस से हम ऐसे ही रीच आउट करके लोगों को हम अपने क्लाइंट्स ला सकते हैं, और फ्रीलांस बहुत अच्छे से घर पे कर सकते हैं। तो जैसे ये क्लाइंट आपका आ गया, देन आपके नेक्स्ट क्लाइंट का सेम मेथड था रीच आउट करने का? रीच आउट करने का मेरा सेम मेथड ही था, मतलब कोल्ड डीएम्स ही था, और प्लस थोड़े बहुत रेफरेंसेस में भी मैं बोलता रहता था। ओके। बहुत ज़्यादा मैं प्रमोट नहीं कर रहा था, मैंने अपना कोई चैनल नहीं बनाया था। ओके। बट मैं रीच आउट करता रहता था थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे ही जो चैलेंज फेस होता है ना, कि हमें चैलेंजेस ही जिसके जो आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को सिंप्लीफाई करके हम उसको ऑनलाइन अगर किसी का प्रमोट कर रहे हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट ही है। ओके। तो यार देखो बहुत सिंपल सा था, इन्होंने सीधा ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है, अकाउंट्स को ऑब्जर्व किया, कुछ काम फ्री में किया एंड क्लाइंट्स को क्लोज किया। तो एट मैक्स आप अभी तक एक महीने में कितने क्लाइंट्स हैंडल कर चुके हो? फ्रीलांसिंग मुझे पता है एक लिमिट रहती है कि इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते, राइट? ये कैच है फ्रीलांसिंग का। तो कितना आप गए थे? 4, 5, 6, 7 कितना गए थे मैक्स? 4 to 5 क्लाइंट्स का ही मैक्सिमम गया था। ओके। मगर उसमें हमें पता लग जाता है कि हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और 4 to 5 में भी हमारे कुछ जो क्लाइंट्स है एग्जिस्टिंग, तो वो हमसे खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम फोकस किसी को नहीं दे पाते हैं। फिर फ्रीलांस के साथ हमें थोड़ी टीम ज्वाइन करनी पड़ती है, अपनी टीम को बढ़ाना पड़ता है, और थोड़ा काम हमें आउटसोर्स भी करवाना पड़ता है। तो एक टीम बिल्डअप भी बहुत ज़रूरी है फ्रीलांस के साथ। अगर फ्रीलांस आप कर रहे हैं तो आपकी टीम भी अपनी टीम अगर आप बिल्ड कर लेंगे, तो आप और क्लाइंट्स को भी अच्छा बना सकते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है कि ना कुछ आपने तो जॉब छोड़ी ना फ्रीलांसिंग में घुस गए पूरा। कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, मैं भी इसमें कुछ पॉइंट ऐड करूंगा आप लोगों के लिए। कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं एंड वो फ्रीलांसिंग में कर रहे होते हैं। एक वो कौन सा पॉइंट है जिसपे उसको एक चीज़ पे ही फोकस करके स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर आप कहते हो कि आप दोनों ही कर सको? तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ में? हाँ, हम दोनों भी ज़रूर कर सकते हैं, कि हम अगर जॉब कर रहे हैं मगर उसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रह पाते, हमारे क्लाइंट्स को थोड़ा सा ये होता है कि वो थोड़ा सा हमारी तरफ डेडिकेटेड रहे। अगर वो डेडिकेटेड नहीं रहता है, वो थोड़े से डिपेंडेंट हो जाते हैं, अगर उनको इंस्टेंट चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं हमसे, और वो दूसरे की तरफ भागते हैं। तो हमें यही है कि अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि फ्रीलांस ही करें। अगर आप कर पा रहे हैं, घर में रह के अपनी जॉब के साथ साथ कर पा रहे हैं, और आपका क्लाइंट, आपको डिपेंड करता है आपका क्लाइंट कैसा है। अगर उसको चाहिए कि आप रात में थोड़ा सा उसको काम करके आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं ज़रूर। तो यहाँ पे बेसिकली यही कह रहे हैं कि अगर आप दोनों चीज़ें कर रहे हो ना, तो टाइमलाइन की लिमिट रखो कि जॉब करूंगा तो इस टाइम करूंगा, फ्रीलांसिंग करूंगा तो इस टाइम करूंगा, और क्लाइंट को बता के रखूंगा, राइट? और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप, बहुत बेकार है, हाँ, झूठ बोलना तो बेकार है, क्योंकि कभी ना कभी एक दिन पकड़ा जाएगा, और फिर आपका जो चल रहा है वो भी बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है ना कि कब जो सही टाइम है, तो आई वुड से कि आप पहले अपने सर्वाइवल के जो आपका अमाउंट है ना, वो देखो कि आपका अमाउंट कब निकलना शुरू हुआ है, एंड कुछ बैकअप आपके पास हुए, देन वो डिसीजन लो कि यार आपको ये छोड़ना है वो छोड़ना
छोड़ना है, क्योंकि दोनों चीज़ आप करोगे ना सेम टाइम तक आप स्टेबल ही रहोगे एंड इवेंचुअली होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपका माइंड फक हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप खुद तो खुश होगे नहीं, तो ना आप जॉब में अच्छा कर पाओगे ना फ्रीलांसिंग में अच्छा कर पाओगे। ये थोड़ा लंबे टाइम के बाद होगा बट ज़रूर होगा आपके साथ। तो आपको एक चीज़ पे ज़रूर फोकस करना है, वो कब करना है वो आपका कॉल है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, राइट, परफेक्ट। अब ये फ्रीलांसिंग आपका बिल्कुल स्टेबल चल रहा है अभी? स्टेबल नहीं चल रहा था। मैंने जैसे बताया कि 4 to 5 जब क्लाइंट्स आए थे तो क्लाइंट्स को छोड़ छोड़ के चले भी जाते हैं, तो उनको रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कभी कभी ऊपर भी जाता है नंबर, कभी कभी नीचे भी चला जाता है। तो फ्रीलांस बहुत स्टेबल नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल ही टास्क है। मगर आप ऑब्स्टेकल्स हर एक चीज में आते हैं। जॉब में भी है, कितने लोगों की तो जॉब चली गई, गूगल वो सब निकाल रहे हैं, ले ऑफ कितने चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लक्चुएशन वाला है ना, ये तो हर एक चीज में ही है, आपको हर एक चीज में ही मिलेगी। तो इसमें आप फ्रीलांसिंग को टारगेट मत करो कि फ्रीलांसिंग ज्यादा अनस्टेबल है, राइट। ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, मगर फ्रीलांस जितना जॉब बहुत अच्छा लोग समझते हैं कि जॉब बहुत अच्छी रहता है, स्टेबल रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ हो गया, क्योंकि फ्रीलांस से भी आप स्टेबल रह सकते हैं। आपकी दोनों जॉब थी गई, लेकिन अब स्टेबल आपकी फ्रीलांसिंग है ना? स्टेबल है, हमारी टीम भी बहुत अच्छी बन गई है और सभी लोग जो फ्रीलांस को सपोर्ट करते हैं वो सब हमारी टीम के मेंबर है और सभी अपने घर से ही काम कर लेते हैं। उन्हें कोई बहुत अच्छी ऑफिस स्पेस की जरूरत नहीं है, सब अपने घर से ही काम कर लेते हैं। ग्राफिक डिजाइनर वो अपने घर से काम कर लेता है, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो घर से काम कर लेते हैं, और शूट में तो हमें लोकेशंस पे जाना ही पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग में एक पार्ट और मैं बोलना चाहूंगा कि, और डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांस में आप कह सकते हैं कि हमें नए नए लोगों से मिलना पड़ता है। वो एक तो पॉजिटिव चीज है, वो तो बहुत सही लगता है मुझे भी। चीज है, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है इससे, और आप और नए लोगों से मिल लो, नए आइडियाज मिलते हैं, नई क्रिएटिविटी आती है, नई प्रोडक्टिविटी आती है आप में, और आप अपना काम बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं उससे। क्योंकि जितना स्टार्टिंग में कोई बंदा फ्रीलांसिंग करता है ना, तो वो इतना बोल नहीं पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता उसके एक्चुअल थॉट्स क्या है, बट जैसे जैसे चीज़ होती रहती है इट्स बूम अप, इट्स बूम्स टू नेक्स्ट लेवल, राइट। बिल्कुल ग्रेट। अब इसमें अब हम लास्ट अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेशन में ना, आप लोगों के लिए पॉडकास्ट है एंड इसमें हमें सिर्फ ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ऐसी टिप्स देके जानी है जो आज तक यूट्यूब में या कोई भी चैनल में नहीं दी गई होगी, राइट। इतना आप कोर्स खरीदते हो, इतनी सब चीज़ें खरीदते हो ना, सब भाड़ में गए। आप बस ये 5-6 टिप्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ ये देंगे कुछ मैं दूंगा। अगर आप वही फॉलो कर लोगे ना, तो आई बेट यू कि आपको कोई कोर्स वगैरह कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी भी। जस्ट फॉलो इट एंड एक चीज़ होती है परसिवियरेंस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक जो आपके बस में है वो किए जाओ एंड बाकी चीज़ें तो नहीं है उन पर इतना ध्यान मत दो, राइट। तो आप कुछ ऐसे टिप्स बताओ कि जो बहुत यूजफुल हो और मतलब अनकॉमन से हो, ऐसे नहीं कि कॉमन टिप्स देने हैं। सबसे चीज जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में रही है, कि एक स्पेस आपका जरूर होना चाहिए। हाँ, आप एक रूम जरूर डेडिकेटेड करिए अपने लिए। घर छोटा हो किसी का, 2 ही रूम है तो कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, अलग कोना बना ले अपना, अलग अलग एक जोन जरूर बना ले वो अपना, क्योंकि मम्मी ये ना कहे कि बेटा चाय की पत्ती लिया खत्म हो गई, ये कर ले। और आपको डिस्टर्बेंस ना हो तो तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर आप घर से भी काम कर रहे हैं तो फ्रीलांस जरूर हो। कोवर्किंग स्पेस भी आजकल बहुत अच्छा है, लोगों के साथ आप शेयरिंग में मतलब ऑफिस स्पेस शेयर कर सकते हैं। नियर बाय कोई भी आप ऑफिस ले सकते हैं अपने, जरूरी नहीं है। इसमें एक और चीज़ है, आपको स्टार्टिंग में नहीं लेना, जैसे कि आप स्टार्टिंग करो ना, घर से करो, अपना कोना बनाओ, वहाँ पे करो, देन हाँ जैसे कुछ आपके अर्निंग आने स्टार्ट हो जाए ना, सेव करो थोड़ा बहुत एंड 3-4 रुपीज़ में आपको ना बढ़िया कोवर्किंग मिल जाते हैं आपके घर के नियर बाय। तो आप वहाँ पे जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आपका डेडिकेटेड वर्क स्पेस हो। दूसरा मैं बोलूँगा कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मतलब एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से जरूर देखना चाहिए चीज़ों को। ये नहीं कि हमें जो अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं, और या फिर हमारे क्लाइंट को जो अच्छा लग रहा है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हमें पीपल्स का पर्सपेक्टिव देखना। हमारी चीज़ें सोशल मीडिया पे जाने वाली है, जैसी ऑडियंस को हम टारगेट करना चाहते हैं उस हिसाब से हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसमें भी वो एक पॉइंट नोटिस करने की बात है, आपने कहा कि क्लाइंट को खुश करना है। इसमें तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो है कि आप भी खुश हो, आपका क्लाइंट भी खुश है, बट जब क्लाइंट को रिजल्ट नहीं आएगा ना, वो बोलेगा यार इतने फॉलोअर तो मैं भी लेके आ जाऊंगा, मुझे बस सिंपल ही करना है, इतने फॉलोअर तो मैं ही ला दूंगा। आप डेडिकेटली काम कर रहे हो और फॉलोअर नहीं आ रहे, है ना। ऐसे तो बहुत क्लाइंट्स करते हैं। तो इसमें सबसे आपको ना क्लाइंट को स्टार्टिंग बताना है कि सर आपको मैं अप्रूवल लूंगा आपसे, लेकिन आप एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि यार उस ऑडियंस को पसंद आ रहा है कि नहीं, वरना आप एंड में मुझे ही कहोगे और इसकी वजह से आपका क्लाइंट भी जाएगा ही जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले ही आप किसी भी क्लाइंट को अगर बोल रहे हैं तो उनको कमिट करके चलिए कि मैं इतने आपके चार्जेस में इतना ही काम कर पाऊंगा, क्योंकि क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ती चली जाती है। अगर आपने सपोज 10,000 में कोई प्रोजेक्ट लिया तो आप उसको क्लियर कर दीजिए, पेपर वर्क जरूर करिए कि हम इतने आपका अमाउंट ले रहे हैं तो हम आपको इतने ही डिलीवरेबल दे पाएंगे, क्योंकि इनका एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती है। वो 10,000 में सोचेंगे कि हम इनको पूरा काम ले ले और इनसे पूरा समय ले, मगर आप जितना कमिट कर रहे हैं
वो उतना ही डिलीवर करें। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ, तो क्या करते हैं एक्चुअली में, होता क्या ना बैकएंड में, आप क्लाइंट के स्टार्टिंग में जाके आप बता दो कि ये होने वाला है, कि क्या होने वाला है। एक तो डिलीवरी पार्ट होती है कि आप डिलीवरी क्या करोगे, कितने पोस्ट जाएंगे, इतने वीडियोस जाएंगे, या वेबसाइट कब डिलीवर होगी। नेक्स्ट पार्ट होता है केपीआई। केपीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लाइंट को पहले ही बताओ कि आप कौन से पॉइंट में मेरे को जज करोगे कि मैंने सही काम किया है कि नहीं। लाइक छोटा सा एग्जांपल है, सोशल मीडिया में केपीआईज क्या होते हैं, फॉलोअर्स, एंगेजमेंट, अकाउंट की रीच, राइट। यूट्यूब में क्या होता है, वीडियोज पे एंगेजमेंट कितनी बढ़ रही है, ये सब चीजें। अब क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल मीडिया इज इक्वल टू फॉलोअर्स, यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से इज इक्वल टू सब्सक्राइबर्स, राइट। तो उसको पहले बता दो कि सर ये अमाउंट है एंड ये प्रोजेक्शन में चल रहा हूं कि आपके 1 मंथ में सिर्फ 100 फॉलोअर्स ही मैं बढ़ा सकता हूं इस प्राइस में, वरना आप मुझे एडिशनल बजट दो, राइट। तो सारी चीजें स्टार्टिंग में क्लियर करके चलो कि ये सर पॉइंट्स हैं, इनमें आप अप्रूव करते हो तो ही वी कैन गुड टू गो। एंड देन नेक्स्ट मंथ आप रिवाइज करते रहो उसको। ये नहीं कि फर्स्ट मंथ आपने कहा कि मैं 100 फॉलोअर दूंगा तो 1 साल तक वही किए जा रहे हो, नहीं। हर मंथ उसको रिवाइज करते रहो क्लाइंट के साथ। इससे क्या होगा ना, क्लाइंट के साथ आप अपना एक अच्छा रिलेशन भी बिल्ड कर पाओगे कि इस बंदा सोचता है आपके लिए। ये 3 पॉइंट्स हमने बताए हैं, और कोई आप ऐड करना चाहोगे? लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सबसे मेजर पॉइंट ये है कि कभी भी डिमोटिवेटेड फील ना करें। ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे और वो लाइफ के हर एक स्टेज में आएंगे। ये नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग में है, आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि आपके ब्रेकअप्स होते रहें और आप डिप्रेस हो जाए, मगर डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो उनको ओवरकम करिए। आप फिटनेस की तरफ जा सकते हैं, आपको कुछ मेंटल पीस की ज़रूरत है, आप ब्रेक ले सकते हैं, मगर आप रुकिए मत, अपने ड्रीम्स को फॉलो जरूर करिए, आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगी ही मिलेगी। इसमें वही बात है, देखो सिंपली ना ये कह रहे हैं कि ऑब्स्टिकल जो है वो हर चीज़ में आएंगे। अब कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। फ्रीलांसिंग में कभी क्लाइंट नहीं है, कभी ये है, राइट। बट आप थोड़ा ना अपर लेवल पे सोचो, आपने खुद साइन अप किया है इस चीज़ के लिए। फ्रीलांसिंग इज़ नॉट अ जॉब, इट्स नॉट समथिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की चीज़ है, बट इट्स एक्चुअली अ लाइफस्टाइल। जो जैसे फिटनेस में लाइफस्टाइल होती है कि भाई मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मैं अच्छी डाइट लूंगा, फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल। तो इसमें ना आप ज़्यादा कुछ वो नहीं कर नहीं सकते हो कि ये आपने खुद चूज़ किया है, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे। बिकॉज इसमें आप जितना काम करोगे आपको उतना पे मिलेगा, राइट, एंड आप उतना ही ग्रो करोगे। आप खुद के बॉस हो। ये एक अच्छी चीज़ भी होती है, एक नेगेटिव चीज़ भी होती है, राइट। सो देखो, ये हमारा पॉडकास्ट था जिसके एंड में मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी फ्रीलांसिंग फील्ड, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड या कोई अदर ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब कुछ भी करते हो ना, तो हमने 4 चीज़ डिस्कस करी हैं। एक, ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। सेकेंड, कि क्लाइंट्स को रिटेन कैसे करना है। थर्ड, क्लाइंट को लेके कैसे आना है। एंड फोर्थ, जो आखिरी चीज़ है कि जो ओवरऑल मैनेजमेंट है आपका, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सबको काउंटर कैसे करना है। सो होप करता हूँ ये पॉडकास्ट बढ़िया लगाओ। एंड आदित्य जैसे और गेस्ट को हम लेके आएंगे। आदित्य, आपका बहुत सही लगा पॉडकास्ट करके। सो देखते हैं ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसे रहता है। देन अगेन हम नेक्स्ट एक पॉडकास्ट करेंगे। सो बाय।